अगर सिम्टम्स दिखेंगे फिर क्या क्या देखने पेशेंट में क्या क्या नजर, वो पेशेंट क्या क्या बोलेगा, पेशेंट बोलेगा जिस जगह पर एवीएन हुआ है उसके अराउंड उसको टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब टच करोगे तो पेन फील होगा। ये तो बेसिक पॉइंट है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि उसको पेन फील होगा, टेंडरनेस अराउंड अफेक्टेड जॉइंट। अब जिस जगह पर प्रॉब्लम हो रही है क्या वो वहां पर मूवमेंट कर पाएगा, और मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो उसे पेन होगा कि नहीं होगा, बेसिक बात है। अगर नी में ब्लड सप्लाई रुक गई है, वहां पर कोई चीज डिस्टर्ब हो रही है, टूट रही है, तो वहां पर पेन तो होगा ही, वो नी पर मूवमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो रेस्ट्रिक्टेड एंड पेनफुल एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट, तो अगर वो खुद से भी करेगा और अगर हम भी कराएंगे उसको पैसिव भी, तब उसको बहुत पेन आएगा और मूवमेंट नहीं कर पाएगा। क्लियर। न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट मतलब अगर उसको ऐसा हुआ कि पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई तो रुक गई है, कहो उसकी वजह से कोई नर्व भी डैमेज हो जाए, तो ये एडिशनल पॉइंट है कि अगर साथ साथ में कोई नर्व भी डैमेज हो रही है तो आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट मिले, तो जब भी मिलेगा कि आस पास की कोई नर्व भी इफेक्ट हो जाए तो, ठीक है। बाकी जॉइंट डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, टेंडरनेस, इन्फ्लामेटरी साइंस, ये सब तो कॉमन बातें हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि हमें ये सब मिलेंगे। क्लियर। एग्जामिनेशन पे क्या क्या मिलेगा, जब आप एग्जामिन करने जाओगे तो क्या क्या दिखेगा आपको, लिम्प मिलेगा। लिम्प का मतलब क्या होता है, लिम्प का मतलब होता है वॉक विद डिफिकल्टी। जब आप पेशेंट को चलाने की कोशिश करोगे तो वो चल नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि चलने पर मूवमेंट होगा, भी ऊपर पड़ के आई और उसको पेन होगा, तो वॉक विद डिफिकल्टी, बहुत प्रॉब्लम होगी उसको, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, इन्हें फटाफट फटाफट करते हैं। एंटल्जिक गेट का, यही एंटल्जिक गेट बहुत कॉमन गेट होता है, क्या होता है, बहुत नॉर्मल गेट होता है। डिस्ट्रप्शन वॉकिंग पैटर्न ड्यू टू पेन, जो आपका वॉकिंग पैटर्न है ना वो डिस्टर्ब हो जाए ड्यू टू पेन, उसे एंटल्जिक गेट बोलते हैं या फिर एनर्जेसिक गेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, क्या हो जाए कि पेन की वजह से आपका वॉकिंग पैटर्न बिगड़ जाता है, उसे एंटल्जिक गेट बोलते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन तो होनी, ऊपर पड़ के आए, टेंडरनेस अराउंड बोन अभी पड़ा, जॉइंट डिफॉर्मिटी होनी है। और सीधी सी बात है कि अगर किसी भी जगह पे आप मूवमेंट नहीं करोगे बहुत टाइम तक, तो वहां के आसपास की मसल तो वॉस्टिंग में जाएंगी। हमारे बॉडी की बहुत सिंपल सी लॉजिक है, आप बॉडी से काम लेना बंद कर दो, बॉडी काम करना बंद कर देगी। आप अगर किसी मसल से काम नहीं ले रहे हो, मसल्स तुरंत अपने आप को वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगी, वो देख लेंगे हाँ हमारी कोई जरूरत नहीं हो रही है, अपने आप को खत्म करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मसल वास्टिंग दिखेगी। इसके तीन, और फ्लैटनिंग ऑफ जॉइंट सरफेस, देखो ये इसके स्पेशल पॉइंट है। ये जो चार मैंने बताया ना लास्ट के, ये चार इसके गोल्डन पॉइंट है, और ये आपको जब एवीएन है तो ये चारों वर्ड तो लिख के आने ही आने हैं। क्योंकि बाकी सब बहुत नॉर्मल पॉइंट है, हर कोई जानता है, बेसिक बात है, लेकिन जो एडवांस बात है वो ये चार पॉइंट है। अगर आप ये चार उन्हें नहीं बता रहे हो ना, तो फिर आप गलती कर रहे हो बहुत बड़ी। तो एक एक करके समझते हैं क्या। पहला हम पढ़ रहे हैं क्रीसेंट साइन। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रीसेंट साइन। क्या होता है क्रीसेंट साइन, क्रीसेंट का मतलब ही होता है क्या, एकदम शाइनिंग। क्रिसेंट का मतलब होता है शाइनिंग वाली चीज, जो चीज चमकती है, शाइन करती है। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिक बात बताओ, क्या होगा कि सबसे पहले आपकी एक बोन है, ये आपकी बोन है, सपोज करो फीमर है। अब ये जब टूटेगी, जब ये ब्रेक होगी, क्योंकि अच्छा ब्रेक क्यों होगी अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बोन डेथ हुई, अब ये ब्रेक होगी। ये ब्रेक होने के बाद जो इसके बोन्स के फ्रेगमेंट होंगे कहाँ जाएंगे, क्या लगता है कहाँ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बॉडी को फाड़ के और बाहर निकल जाएंगे, तो फिर शरीर आसपास ही तो अराउंड में घूमेंगे, और कहाँ जाएंगे। ये जब यहाँ से टूट जाएंगे और ये कहाँ, कहीं नहीं, यही आसपास नजर आएंगे। उसी को क्या बोलते हैं सर, उसी को ऑस्टियोफाइट्स बोलते थे, आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस में पढ़ाया था बहुत अच्छे से, कि जो बोनी फ्रेगमेंट्स टूटते हैं उसी को ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। तो ये इसे बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। यही आसपास क्या होंगे, एक्यूमुलेट हमें नजर आएंगे ऊपर की तरफ। और ये आपको मोस्ट कॉमन, इसको एकदम कैसे होते हैं, ये शाइनिंग होते हैं, शाइन करते हैं, देखो क्या करते हैं, ये करते हैं शाइन। और यही जब आप, ये जब आप इनका एक्सरे देखोगे ना, तो आपको एक्सरे कैसे नजर आएगा, इस तरीके से। ये आपको ये ऑस्टियोफाइट्स के साइन नजर आएंगे। ये ऑस्टियोफाइट्स है, ये जो साइन कर रहे हैं ना, ये ऑस्टियोफाइट्स है। इस तरीके से कितना शाइनिंग दिख रहा है, शाइनी अपीयरेंस, ये ऑस्टियोफाइट्स है।
ये सेम अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी एक्सरे देखोगे तो उसमें भी इस तरीके से आपको ऑस्टियोफाइट्स नजर आते हैं। तो एक क्रीसेंट साइन होता है एबीएन का, याद रखना किस तरीके से बोन साइन करती है, चमक रही है। क्यों चमक रही है? क्योंकि ऑस्टियोफाइट्स एट अ मार्जिन ओवर डेथ डेथ बोन, ये जो बोन है उसके ऊपर ऑस्टियोफाइट्स मार्जिन पर आ गए हैं और वो शाइन कर रहे हैं, इसे बोलते हैं क्रीसेंट साइन। कुछ नहीं है, बेसिक बात है कि जो बोन टूट के ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आ गए और वो चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, बस उसे ही बोलते हैं क्रीसेंट साइन। अब होता क्या है, बस इसी देखो हमेशा याद रखना, क्रीसेंट साइन, स्नो स्नो कैपिंग और एरिया ऑफ ल्यूकेंसी तीनों सिमिलर वर्ड है। एक ही चीज को अलग अलग करके उन्होंने बोला है। देखो अभी बताता हूँ कैसे। क्रीसेंट साइन समझ गए, ये जो शाइन करता है इसको क्रीसेंट साइन बोल रहे हैं ऑस्टियोफाइट। अगर यही ऑस्टियोफाइट से पर्टिकुलर क्या बना ले, पर्टिकुलर एक शेप बना ले, कैसा, माउंटेन की तरह, इस तरीके से ये समझो, ये आपकी बोन है और ये आपके ऑस्टियोफाइट से ऊपर की तरह, और वो इस शेप में आ जाए ऐसे, जैसे स्नो कैपिंग, स्नो कैपिंग का मतलब होता है माउंटेन्स की तरह। तो वो क्या होता है, हेड के ऊपर क्या हो जाए, इस जैसे ये हेड है ना, तो ऐसा लगता है कि इस तरीके से, बस एक पैटर्न में हो जाए। यानी इफ क्रीसेंट साइन डेवलप्ड इन अ पैटर्न, जो ऑस्टियोफाइट्स है ना वो एक पैटर्न में आपके एक्यूमुलेट होने लग जाए। कैसे हो जाए, पैटर्न में एक्यूमुलेट हो, बस। इफ अ ऑस्टियोफाइट्स डेवलप इन अ पैटर्न एंड अपीयर्स लाइक अ स्नो कैप्ड माउंटेन, ये स्नो कैप्ड माउंटेन, स्नो कैपिंग साइन मतलब करता है स्नो, इनको स्नो कैप्ड माउंटेन बोलते हैं। क्या कि माउंटेन है उनके ऊपर ऐसा स्नो कैप की तरह, जैसे उसे कवर कर लिया है, दिख रहा है ना, कैसे लग रहा है कि जैसे स्नो ने एक माउंटेन को ऊपर से कवर कर लिया है। सेम उसी को बोलते हैं कि जब आपके ऑस्टियोफाइट्स है ना, जैसे सपोज ये आपके जो बोन है, इसके जो ऑस्टियोफाइट्स, जब ये जो ऑस्टियोफाइट्स इसके ब्रेक हो रहे हैं, वो कैसे हो जाए, वो इस तरीके से एक्यूमुलेट होने लग जाए, एक शेप ऐसा। तो ये क्या हो गया, माउंटेन हो गया, उसके ऊपर स्नो की कैपिंग हो गई एक पैटर्न में। कैसे, और वो पैटर्न कैसा होना चाहिए, स्नो कैपिंग जैसा पैटर्न, इस तरीके से। कैसे, इस बस इस पैटर्न को स्नो कैपिंग कहते हैं और कुछ नहीं। कि जब ऑस्टियोफाइट्स एक पैटर्न में डेवलप होते हैं उसे स्नो कैपिंग बोलते हैं। तो ये साइन, एक तो क्रीसेंट, मतलब देखो एक ही बात है सर, ये तो एक ही बात हो गई कि चमकने को क्रीसेंट साइन बोल दिया, एक पैटर्न में, बस तीनों चीजें ऑस्टियोफाइट के रिलेशन में ही है। जो आपकी बोन टूट के हो रही है ना, बस उसी के रिलेशन में तीनों साइन। हमेशा याद रखना कि ऑस्टियोफाइट्स के रिलेशन में ही तीनों नाम दिए हैं। जब ऑस्टियोफाइट साइन करते हैं, चमकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्रीसेंट साइन। जब ऑस्टियोफाइट एक पैटर्न में डेवलप हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्नो कैपिंग। और जिस एरिया में वो जाकर जिस उस एरिया को कुछ तो बोलते होंगे, क्योंकि क्रीसेंट साइन का मतलब है उसको चमकना, स्नो कैपिंग का मतलब है उसे एक पैटर्न को, लेकिन उस एरिया को क्या बोलते हैं, जहां जहां ये सब हो रहा है उसे बोलते हैं एरिया ऑफ ल्यूकेंसी। यानी एरिया दैट रिप्रेजेंट द साइट ऑफ ऑस्टियोफाइट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ल्यूकेंसी और ल्यूकेंट एरिया, और ल्यूसेंट एरिया। अब मैं बिल्कुल, आपको समझ आ गया होगा कि जो मैंने ऑस्टियोफाइट्स वर्ड बोला वो तीनों के रिलेशनशिप में बोला है। क्या कि पहला मैंने बोला कि वो जिस पैटर्न में शाइन करते हैं ना, वो जो शाइन करते हैं वो उसको बोलते हैं क्रिसेंट साइन। वो जिस पैटर्न में डेवलप हो रहा है ऐसे ना स्नो कैप्ड, उसे स्नो कैपिंग बोलते हैं, और उस एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ ल्यूकेंसी और ल्यूकेंट एरिया। बस तीनों आपके एक ही वर्ड से रिलेट कर रहे हैं, डेट इज क्या, ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, तीनों के तीनों आपके एक ही वर्ड से रिलेट कर रहा है, चाहे ये क्रीसेंट साइन हो, चाहे स्नो कैपिंग हो, चाहे एरिया ऑफ ल्यूकेंस हो, सब तीनों ऑस्टियोफाइट से ही कर रहे हैं। बस क्या कि अगर वो शाइन करे तो उसे क्रीसेंट साइन बोल दो, वो एक पैटर्न में आ जाए स्नो के तो उसे स्नो कैपिंग बोल दो, और उस एरिया को क्या बोलेंगे जहां पर ऑस्टियोफाइट प्रेजेंट है, उसे एरिया ऑफ ल्यूकेंसी बोल दो, खत्म, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? चौथा वर्ड होता है फ्लैटनिंग ऑफ जॉइंट सरफेस। फ्लैटनिंग ऑफ जॉइंट सरफेस का मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि सीधी सी बात है, जब ये बोन टूटेगी, अगर सपोज करो ये बोन है, जब ये अगर ये यहाँ से इसके ऑस्टियोफाइट टूटते जाएंगे तो ये बोन कैसी हो जाएगी, इसका जो सरफेस है ना जो ऊपर एकदम कर्व होना चाहिए, कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। सपोज ये बोन है और इसका ये आगे के पास टूट जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, आगे से एकदम फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि आगे की कुछ चीजें, बोन जो आउटर पार्ट है वो टूटने लग गए, तो बोनी सरफेस आपको कैसी दिखेगी, फ्लैट दिखेगी, क्योंकि आगे के पास टूटने लग गए हैं, बस और कुछ नहीं है।
क्लियर? फ्लैटनिंग ऑफ, अब डायग्राम, अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो आपको, है ना? बाकी आप कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना डाउट लिखो, ठीक है? बाकी मैं आपको वहां क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देख रहे हो चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिससे और भी लोगों तक पहुंचे, है ना? क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ बहुत अच्छा पढ़ाने की, बस यही है कि और चार तो लोगों तक पहुंचेगी ना, तो इसमें दोनों का फायदा है ना? उसमें जिन लोगों तक पहुंचेगी उनका भी फायदा हो जाएगा, और मेरी चीज अगर पहुंचेगी तो मुझे भी फायदा हो जाएगा ना। तो प्लीज, डायग्नोस कैसे करोगे? डिसीज इज ऑफ्टन बायलेटरल, है ना? डिसीज क्या जनरली ये बायलेटरल होती है, दोनों साइड मिलती है। 75% और 75% केसेस में दोनों साइड आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? पेशेंट कंप्लेंट ऑफ पेन अराउंड द जॉइंट, ये तो वही बात है, जॉइंट, फिर वही बात लिख के बार बार रिपीट कर रहे हैं। एंड इट प्रेजेंट एट ऑल टाइम बट और इंक्रीज ऑन एक्सर्शन, द पेन हमेशा रहेगा, मूवमेंट वगैरह करोगे तो और ज्यादा दर्द होगा। एक्सरे बोन स्कैन कराओगे तो आपको ये सब नजर आएगा। बोन की डिफॉर्मिटी तो होगी, बोन टूट रही है तो उसकी डिफॉर्मिटी नहीं होगी क्या भैया, है ना? जॉइंट स्पेस, वो क्या बोलते हैं, अच्छा, डिक्रीज जॉइंट स्पेस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑस्टियोफाइट्स, इसका मतलब क्या? जॉइंट स्पेस कम कैसे हो रहा है सर? भैया एक बात बताओ, ये नी जॉइंट है, इसमें ये ऊपर की तरफ फीमर है, नीचे की तरफ टीबिया है, ठीक है? अब इसके ऑस्टियोफाइट से जब ये टूटेंगे तो हमने क्या बोला था, ये टूट के जाएंगे क्या, उसके आसपास ही तो एक्यूमुलेट होंगे, तो इसके टूट कर इधर एक्यूमुलेट अपन होते जाएंगे ऑस्टियोफाइट्स, और वो जो जॉइंट स्पेस है उनको उसको कवर कर लेंगे, तो ये जॉइंट स्पेस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है? ये ऑस्टियोफाइट, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्लियर? क्या होगा इन लेटर स्टेज? An osteolytic lesion can be seen in the superior lateral part of the bone। आगे चल के देखो, ये तीन वर्ड ध्यान रखना, तीन वर्ड मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। पहला मैं बोलने वाला हूँ ऑस्टियोलाइटिक लीजन, फिर बोलूंगा ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, फिर बोलूंगा हेड हेड कोलैप्स। ये एक पैटर्न में होती है क्या? सबसे ऑस्टियोलाइटिक लीजन का मतलब होता है कि सबसे पहले जो आपकी बोन है वो टूटेगी। लीजन का ऑस्टियोलाइटिक मतलब होता है बोन का टूटना, ऑस्टियोलाइटिक, ऑस्टियो मतलब बोन, लाइटिक मींस टूटना। पहले सबसे पहले आपकी बोन टूटेगी, ठीक है? जैसे ही बोन टूटेगी, क्या कि सबसे पहले बोन तो टूटेगी तो ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स होंगे, है ना? बोन टूटेगी। अब वो बोन टूट के हमने वो जो टूटे हुए पार्ट को क्या कह रहे थे सर, इतनी देर से आप बता तो रहे हो, जो टूटे पार्ट को ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। और ऑस्टियोफाइट्स क्या होता है, वही साइड में इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि नहीं वो टूट कर, उसी को बोलते हैं ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब ही होता है कि एबनॉर्मल बोनी फॉर्मेशन, एक तरीके से ये टूट के क्या हो रहा है, बोन के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो कैसा लगेगा एक्सरे में देख के कि एबनॉर्मल बोनी के बोन का ही फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये टूट कर एबनॉर्मल एक्यूमुलेट होने लग गया, तो लगेगा जैसे दूसरी कोई बोन बन रही हो। तो उसे बोलते हैं ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। यानी पहली स्टेज बोन टूटेगी, दूसरी स्टेज में वो बोन एक्यूमुलेट होकर ऊपर ऐसे होती जाएगी, और तीसरी स्टेज में जब पूरा, क्योंकि अब ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और तब तक आपकी ये पूरी बोन ऐसे टुकड़ों में टूट टूट कर, ऑस्टियोफाइट्स में टूट टूट कर, और ये आपका फाइनली जो आपका हेड है ये क्या कर जाएगा, कोलैप्स, इट्स कंप्लीटली ब्रेक, ठीक है? और यही हम पढ़ते आ रहे हैं, तो यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पहले आपके आगे चल के लेटेस्ट ऑस्टियोलाइटिक लीजन आपको दिखेंगे, है ना, बोन के सुपीरियर लेटरल पार्ट पर। फिर वो ही टूट कर, और फिर क्या होगा, देयर में भी डिफ्यूज ऑस्टियोस्क्लेरोसिस ऑफ द बोन, जो ऑस्टियोफाइट टूट के वो उसको क्या बना लेंगे, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। फिर एंड में इन एडवांस स्टेज जब बहुत टाइम हो जाएगा, तो फिर फाइनली आपका हेड कर जाएगा कोलैप्स। तो इस तरीके से पहले ऑस्टियोलाइटिक लीजन होगा, फिर ऑस्टियोस्क्लेरोसिस होगा, फिर फाइनली आपका हेड हो जाएगा कोलैप्स, ठीक है? आर्को स्टेजिंग, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एबीएन आएगा तो ये लिख के आनी है, ठीक है ना? ये आनी है लिख के। सबसे और बड़ी बात, ये आपके लिए जब भी ट्रीटमेंट देखोगे तो हमेशा आर ये स्टेज, कभी भी एबीएन डायरेक्ट नहीं लिख के देंगे, वो ट्रीटमेंट में ऐसे लिख के लिखा होगा कि पैटर्न में कि इसको ना एबीएन फोर्थ स्टेज की है। अगर आपको आर को स्टेजिंग नहीं आती तो आपको नहीं पता होगा कि फोर्थ स्टेज क्या होती है।
इसका ट्रीटमेंट और इसका ट्रीटमेंट सब कुछ इसकी स्टेज के बेस पे ही होता है। स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आर्को स्टेजिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ नहीं, बस एबीएन की वो दी है क्या, किस तरीके से, तो जितना तुम नीचे जाते जाओगे स्टेज में उतनी ही सीवियरिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, और कुछ नहीं है। टोटल कितनी है, 7 स्टेजेस है, 0 1 2 3 4 5 6। अब बोलो इसे 7 कैसे, 6 बोल रहा है, 0 भी तो है, तो 0 भी ऐड नहीं करोगे, तो टोटल कितने स्टेज, इट इज अ 7 स्टेज प्रोसेस। ये 7 स्टेज प्रोसेस है, नंबर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6, है ना, टोटल तो 7। ठीक है, अब इनको अलग अलग दिया है। बेसिक बात है, 0 क्या, एसिम्प्टोमेटिक, रेडियोलॉजिकली और एक्सरे में देखोगे पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आ रहा, एक्सरे में देख लो तो कुछ नहीं दिख रहा, तो 0 ही होगा ना, क्लियर है। 1 क्या, अब चीजें बढ़ाते जाओ, कंडीशन बढ़ाते जाओ। स्टेज 1 में सिम्टम्स आ गए हैं, लेकिन अभी भी आपका सीटी स्कैन और एक्सरे नॉर्मल है, मगर अगर आप एमआरआई करोगे, आप जानते हो एमआरआई बहुत एडवांस लेवल की होती है, जब आप एमआरआई कराओगे तो उसमें थोड़े बहुत अर्ली चेंजेस देखने को मिलेंगे, बल्कि लेकिन सीटी स्कैन और एक्सरे में देखेंगे, क्योंकि एक्सरे में नॉर्मली कोई आपको ऐसा बोर्ड में कुछ नहीं दिखेगा, अर्ली बिल्कुल। एमआरआई जब एडवांस लेवल पर कराओगे तो थोड़ा बहुत दिख सकता है स्टेज 1 पे, वरना सीटी और एक्सरे में कुछ नहीं दिखने वाला। अब थोड़ा और बढ़ा दो, 2 में क्या, सिम्टम्स तो रहेंगे ही, प्लस बोन अब आपके एक्सरे में आपको दिखने लग जाएगा। अब स्टेज 2 में आपको आपके एक्सरे में चेंजेस नजर आने लग जाएंगे, जो बोन डेंसिटी आपको नजर आएगी, बोन डेंसिटी कम हो रही है एक्सरे में, और एमआरआई में तो प्रॉपर डायग्नोस्टिक हो जाएगा, सब कुछ बता दोगे। स्टेज 3 में क्रीसेंट साइन आ जाएगा, क्रीसेंट साइन बताने की मुझे जरूरत नहीं, अभी पूरा का पूरा मैं क्रीसेंट साइन एक्सप्लेन करके आया हूं। क्या, कि ऑस्टियोफाइट्स एट अ मार्जिन ओवर हेड बोन डेट साइन, जो शाइन करते हैं, क्योंकि अब इतनी ज्यादा बोन ब्रेक होने लग गई कि उसके ऊपर आ गए। स्टेज 4 क्या, हेड कोलैप्स कर गया, खत्म, हेड इतना कोलैप्स ही कर गया। अब स्टेज 5 होती है कि कोलैप्स के बाद क्या, कि पूरा का पूरा वहां पर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाएगी, सब मतलब अब एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, उसके साथ साथ और नई प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। स्टेज 4 तक तो आपकी बहुत सीवियरिटी हो गई, अब उसमें और खतरनाक चीजें आने लग जाएंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाएगा, जॉइंट स्पेस है वो बिल्कुल नैरो हो जाएगा। नैरो क्यों होगा अभी बता, क्योंकि जो ऑस्टियोफाइट्स है वो जॉइंट स्पेस के बीच में एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, स्क्लेरोटिक चेंजेस में बता चुका हूँ, वही सब ऑस्टियोफाइट्स का एक्यूमुलेशन होना, वो सब होगा, ये सब भयंकर होगा। और फाइनल मतलब आपका जॉइंट कंप्लीटली खत्म, एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट, वो जिस जगह पर हुआ है वो पर्टिकुलर कंप्लीट खत्म हो गया। तो स्टेज 4 तक तो आपका एवियन था, अब स्टेज 5 और 6 में एबीएन के साथ एसोसिएटेड इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आने लग गई कि वो पूरी चीजें ही खत्म हो गई। ठीक है, तो स्टेज 0 कोई सिम्टम नहीं, रेडियोलॉजिकली नॉर्मल। स्टेज 1 में सिम्टम्स आए, सीटी एक्सरे नॉर्मल था, मगर एमआरआई में हल्की चेंजेस दिखे। स्टेज 2 में एक्सरे में चेंजेस दिखने लग गए, एमआरआई में प्रॉपर सब समझ आ गया। स्टेज 3 में आपको क्रीसेंट साइन मिलने लग गए, यानी शाइनिंग सब ऑस्टियोफाइट्स दिखने लग गए। स्टेज 4 में हेड कोलैप्स कर गया, स्टेज 5 में हेड कोलैप्स के साथ साथ जॉइंट स्पेस नैरो हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी स्क्लेरोटिक यानी एसोसिएटेड चेंजेस नजर आने लग गए। स्टेज 6 में एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट भी आपको नजर आने, मतलब जॉइंट ही डिस्ट्रक्ट हो गया, यानी सब कुछ एंड, फाइनली दैट्स ऑल। अब कैसे मैनेज करोगे अगर ये हो गया, तो इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या रहेगा, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एबीएन आर टू इंप्रूव और इंश्योर फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट। ये तो देखो किसी का भी मैनेजमेंट हमेशा पहले ये दो लाइन लिख के आया करो, कि फिर वो कोई भी डिसीज हो, हमारा मेन गोल क्या है कि हमें एबीएन को ठीक करना है, और एबीएन की वजह से जो हमारे जॉइंट अफेक्ट हुए हैं उन सबको हमें ठीक करना है, प्लस उसको जो बोन डैमेज हो रही है उसकी प्रोग्रेस को हमें रोकना है, हमें पेन को कम करना है, बस यही लिखा है, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एबीएन आर टू इंप्रूव और इंश्योर फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट, स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ बोन डैमेज एंड रिड्यूस पेन। ट्रीटमेंट क्या होगा, ये लिखा करो कि ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन दी फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्या, एज पर। अब ये ज्यादा है तो हम ज्यादा सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे, है ना। डिसीज, स्टेज ऑफ डिसीज यानी इस कौन सी स्टेज पर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान चूज करेंगे। कौन सी जगह पर है, लोकेशन क्या है, नी पर है, फीमर में है, कहां पर है, और प्लस कितना अमाउंट ऑफ बोन डैमेज हुआ है, यानी कौन कितनी परसेंटेज बोन डैमेज हो गई है, प्लस कॉज ऑफ एबीएन। अभी पीछे हजारों कॉज पढ़ के आ चुके हो, कोगुलेशन क्या मेन कॉज है, क्योंकि देखो बच्चों जैसी बात है, अगर सपोज करो कोई कॉज है ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड रुक गया है, ठीक है, अब आप लगे हुए हो हेड को, जो पर्टिकुलर बोन को ठीक करने में, आप कितना भी बोन को ठीक कर लो फिर वो वहीं पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम तो ब्लड क्लॉट है ना, आप ब्लड क्लॉट को ठीक कर दो और बोन को ठीक कर दो तो ऑटोमेटिक अब ब्लड पहुंचने लग जाएगा, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, क्लियर ना। तो ये बहुत जरूरी है, कॉज पकड़ना बहुत जरूरी है।
क्योंकि कॉस्ट की वजह से जितना नुकसान हुआ बोन में वो तो आप ठीक करोगे ही, प्लस अगर आप कॉस्ट ठीक नहीं करोगे तो फिर वहीं सब सारी चीजें पहुंच जाएंगी। तो बोन तो ठीक करनी है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस कॉस्ट को पकड़ना है, कॉस्ट का, फिर उस कॉस्ट को भी ठीक हमें कर देना है। क्लियर? मैनेजमेंट कंजर्वेटिवली, कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट कंजर्वेटिवली मतलब क्या, कि बिना ऑपरेशन के, अभी हम ऑपरेशन की तरफ आगे जाएंगे, कैसे ऑपरेशन, पहले हम कोशिश करेंगे कि अगर, और मैनेजमेंट कंजर्वेटिवली करा जाता है स्टेज 1 और 2 पर। जब तक पेशेंट 1 और 2 पर है ना, तब तक हम कंजर्वेटिवली उसे ठीक कर सकते हैं। क्लियर? मतलब 1 2 मतलब क्या, मतलब अभी सिर्फ आपकी बोन डेंसिटी वगैरह दिखने लग गई है, कोई क्रीसेंट साइन वगैरह नहीं आई है, स्टेज 1 और 2 पर आप कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट करते हो, और इस बार एक बार आप 2 के नीचे चले गए तो फिर आपकी सर्जरी ही आपको लगेगी। क्लियर? मैनेजमेंट कंजर्वेटिवली में क्या करोगे, मेन क्या काम होगा, मेन हमारा होगा कि अगर सपोज करो नी जॉइंट पर है या फीमर जॉइंट पे है, तो हम क्या बोलोगे, पेशेंट को बोलोगे बिल्कुल चलना बंद कर दो, वेट मत लो जॉइंट पर, अगर चलना है तो क्रचेस वगैरह का यूज करो। क्यों सर? ऑफलोडिंग क्यों करा, ऑफलोडिंग अफेक्टेड जॉइंट्स क्यों, क्योंकि जितना, क्योंकि बोन टूट रही है और आप जितना उस पर वेट डालोगे वो उतनी जल्दी और टूट जाएगी। सपोज करो कोई चीज टूट रही है, उस पर और प्रेशर डाल दो तो और जल्दी टूट जाएगी। ठीक है, तो ऑफलोडिंग करा दो उस पर्टिकुलर ज्वाइंट की, क्रचेस वगैरह देके ना, या फिर अगर ज्यादा कंडीशन खराब तो पेशेंट को इमोबिलाइज ही कराओ, उसको बोलो चलना फिरना बंद करो जब तक चीजें हील नहीं होती है ना, ऐसा नहीं हमेशा के लिए, जब तक चीजें हील नहीं होती तब तक आप चलना फिरना बंद करो। या फिर बाकी फिर तो वो बेसिक बात है कि पेन किलर्स वगैरह और ये सब आपको देना है, एनाल्जेसिक पेन किलर्स वगैरह, ये मेडिसिन तो आपको देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, नाम लिख के आओगे कंजर्वेटिवली में, कौन सा ड्रग, बाइफॉस्फेनेट। ठीक है, ये ड्रग का नाम जरूर लिख के आएंगे, बाइफॉस्फेनेट ड्रग का नाम आप लिख के आएंगे। ये पर्टिकुलर ड्रग दिया जाता है एबीएन में, टू डिले फिमोरल हेड कोलैप्स। क्या होता है बाइफॉस्फेनेट, जब आपके, अब आपका क्या हो रहा है, बोन एबनॉर्मल टूट रही है, यानी आपके बोन में कैल्शियम और अदर मिनरल्स की कमी हो रही है, तो ये बाइफॉस्फेनेट वही काम करता है कि आपकी जो बोन की प्रोसेस होती है ना, इतना कैल्शियम और उन सबको देता है, क्योंकि देखो आप बोन में वो क्या रहा है कि ब्लड नहीं मिल रहा, तो क्या जो आपके कैल्शियम है उसकी कमी हो रही है, वो टूट रही है, तो बस ये उसी के अमाउंट को बढ़ाता है, उस प्रोसेस को स्लो करता है, तब तक हम उस कॉस्ट को ठीक कर देते हैं, और ये बाइफॉस्फेनेट ड्रग उसके जो अमाउंट का रिडक्शन हो रहा है कैल्शियम, उनको पूरा कर देता है, जिससे बोन क्या इतनी जल्दी नहीं टूटे। व्हेन बोन लूसेस कैल्शियम एंड अदर मिनरल, तभी बाइफॉस्फेनेट ड्रग, ये बाइफॉस्फेनेट ड्रग जल्दी हम क्या स्टेज 1 और 2 में ही देंगे, जब हमारे क्या हुआ, हेड कोलैप्स वगैरह नहीं हुआ है, कोई चीज इतना टूटना स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि हमने बात करी ना 1 और 2 में कोई चीज टूट नहीं रही थी, इसलिए याद रखना, आपके माइंड में डाउट आएगा सर वो टूट रही तो क्या मतलब, कैल्शियम कैल्शियम की टेबलेट दे रही, वो कैल्शियम अदर मिनरल्स की टेबलेट देकर कर क्या लेंगे। अभी स्टेज मैंने बोले ना, कंजर्वेटली स्टेज 1 और 2 में यह चीजें कोई ब्रेक नहीं हुई है, सिर्फ सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए, आगे चल के टूट ना जाए, आगे चल के ब्रेक ना हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में कैल्शियम, एक्स्ट्रा अमाउंट में इतना दो कि बोन बहुत ज्यादा अपने आप में ही मजबूत हो जाए, कि उसे इजिली, वो इजिली टूटे नहीं हो, तब तक हम उस कॉज को ठीक कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? ये डाउट मत लेके आना, चाहो तो 2 नाम लिख के आना, ALENDRONATE, एलोन्ड्रेनेट और जोलिड्रोनिक एसिड, ZOLEDRONIC एसिड। मैं एक बार स्पेल कर देता हूं, ALENDRONATE है ना, एलिंड्रोनेट और जोलिड्रोनिक, ZOLEDRONIC, जोलिड्रोनिक एसिड, ये टैबलेट्स दी जाती है, ठीक है, ड्रग के नाम है। फिर अब आते हो सर्जरी, सर्जरी आपकी जाएगी स्टेज 2 के, जिस स्टेज 3 और 4 आउट के नीचे की तरफ जितनी है वो सब सर्जरी में जाएगी। क्लियर बात है? और देखो 4th 5th और 6th आ गई, वहां तो फिर इतनी हालत खराब हो जाती है कि वहां तो 5th और 6th में तो आपके फिर क्या होंगे, टीके, मतलब पूरा जॉइंट ही रिप्लेस होता है, फिर वो तो अगर आपके देखो, जब आपको स्टेज ऑफ 5th और 6th लिखनी है तो फिर वहां पर तो सर्जरी का कोई मतलब ही नहीं है, वहां तो फिर वो पर्टिकुलर पूरा बोन ही चेंज होती है, या जॉइंट में तो जॉइंट ही चेंज, जैसे आर्थोप्लास्टी वगैरह होगी, ये 5th और 6th की बात होगी। ठीक है, 5th और 6th की, 3rd और 4th में आप सर्जरी करते हो, वहां पर सर्जरी करते हो, क्योंकि 5th और 6th में तो आपको फिर पूरा का पूरा रिप्लेस ही करना पड़ेगा, वहां सर्जरी करने से भी कुछ नहीं होगा, वहां तो रिप्लेसमेंट होगा। 1 और 2 में कंजर्वेटिवली, 5th और 6th में रिप्लेसमेंट, 3rd और 4th में सर्जरी। तो याद रखना, 1st 2nd कंजर्वेटिवली, 3rd 4th आपकी सर्जरी सर्जिकली, और वो 1st 2nd कंजर्वेटिवली, 3rd 4th सर्जिकली, और 5th 6th आपकी रिप्लेसमेंट।
एक इसमें बहुत अच्छा वर्ड है, ये याद रखना, कोर डीकम्प्रेशन। क्या वर्ड है? कोर डीकम्प्रेशन। ये पर्टिकुलर एवीएन में करा जाता है। ये क्या होता है कोर डीकम्प्रेशन? कोर डीकम्प्रेशन इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व सर्जिकल ड्रिलिंग इनटू द एरिया ऑफ डेड बोन नियर द जॉइंट। क्या करते हैं, ये आपका बोन है ना, इसके आसपास ड्रिल मशीन से होल कर देते हैं छोटे छोटे। उससे होता क्या है, इन टू एरिया ऑफ डेड बोन नियर द जॉइंट बोन, ये इस होल से क्या होता है, एबनॉर्मल जो प्रेशर उस पर लग रहा होता है ना, वो भी रिड्यूस होता है, प्लस ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और उससे आपका क्या होता है कि आपका जो बोन और जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो स्लो हो जाती है। याद रखना, कोर डीकम्प्रेशन टेक्निक में क्या करते हैं हम, अगर इसका कोई इमेज होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। देखो ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रिल कर देते हैं और ड्रिल कर देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि उससे जो एबनॉर्मल प्रेशर लग रहा होता है वो भी कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। प्लस क्या होता है कि वहां पर क्या होता है, रिड्यूस प्रेशर और उससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। उससे आपका बोन डिस्ट्रक्शन वगैरह बच जाता है। ये कौन सी स्टेज में करेंगे, थर्ड और फोर्थ के लिए। ये मेजरली करा जाता है थर्ड के लिए, मेजरली थर्ड के लिए। तो मैं आपको एक एक स्टेज वाइज बता रहा हूँ, याद रखना। इसमें लिखा नहीं है तो क्या हुआ, मैं बहुत स्टेज वाइज बता रहा हूँ। मेजरली कोर डिकम्प्रेशन थर्ड फोर्थ में करते हैं, और उससे भी ज्यादा थर्ड में। फोर्थ में तो क्या करते हैं कि मसल पेडिकल ग्राफ्ट लगा देते हैं, ग्राफ्ट लगाते हैं, ठीक है। कोर डिकम्प्रेशन एंड फिबुलर ग्राफ्टिंग इज डन इफ द हेड ऑफ बोन हैज नॉट बोन डिफॉर्म्ड। ये कोर डिकम्प्रेशन आप जब भी करोगे जब आपका क्या हुआ है, बोन डिफॉर्म्ड नहीं हुई है। और बोन डिफॉर्म्ड कौन सी, थर्ड स्टेज में नहीं होती है, क्योंकि फोर्थ वाले में तो आपने देखा था वहां पर आपका हेड कोलैप्स कर गया था। देखो देखो, याद करो, ये देखो, फोर्थ में तो हेड हेड कोलैप्स कर गया था, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ करेंगे ये क्रिसेंट साइन पॉजिटिव, यानी अब एक बार याद रखना, मैं फिर से एक बार लिखा देता हूँ बार बार। फर्स्ट और सेकंड में आप करोगे कंजर्वेटिवली, थर्ड में करोगे कोर डीकम्प्रेशन, फोर्थ में करोगे ग्राफ्टिंग। बोन जितना मतलब जितना पार्ट टूट गया सिर्फ उतने ही पार्ट, ग्राफ्टिकल होता है जितना पार्ट टूट गया सिर्फ उतने ही पार्ट को चेंज कर दो। ठीक है, फोर्थ में करेंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है जितना पार्ट टूटा है सिर्फ उतने पार्ट को चेंज कर दो। फिर होता है फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ सिक्स्थ में तो भैया आपका कुछ नहीं, फिर पूरा रिप्लेसमेंट ही करता है जॉइंट, क्योंकि यहाँ पूरा जॉइंट डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर फिर अगर नी में है तो टी के आर कर दो, टोटल नी रिप्लेसमेंट। हिप में है तो टी एच आर कर दो, है टोटल, वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, है ना। या फिर पर्टिकुलर कोई बोन गड़बड़ होगी तो फिर पूरी बोन ही चेंज करनी पड़ जाती है, ठीक है। इन लेटर स्टेज, वो यानी फोर्थ की बात हो रही, तो थर्ड में कोर डिप्रेशन बता दिया। फोर्थ स्टेज में, इन लेटर स्टेज, वंस द हेड गेट डिफॉर्म्ड, तो फिर उसमें क्या करते हैं, हमने बात करी थी उसमें ग्राफ्टिंग करते हैं, मसल पेडिकल बोन ग्राफ्टिंग कर देते हैं, टेंसर फेशियल आटा को लेके उसकी ग्राफ्टिंग कर देते हैं, क्लियर। और अगर और ट्रोकेंटिक ऑस्टियोटॉमी भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ उतने पार्ट को हटा दिया जितना पार्ट गड़बड़ है। ये फोर्थ में कर रहे थे। और फिफ्थ सिक्स्थ के लिए तो मैंने आपको बताई दिया, एडवांस स्टेज में अर्थोप्लास्टी ये आपकी कर दी जाती है। तो मैंने आपको स्टेजेस बाय ट्रीटमेंट बताया है, प्लीज आप लोग स्टेजेस बाय ट्रीटमेंट याद करें, है ना। स्टेजेस बाय लिख के आए, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर एबीएन। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।